हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग एक नई वैकेंसी और एक कहें तो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डिटेल हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे। इस वैकेंसी पे बात करने से पहले दो तीन मुख्य बातें आप लोगों के लिए मैं करना चाहूंगा, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली बात कि बहुत से बच्चे ने कमेंट करके और मैसेज करके पूछा था कि सर बीएसएफ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आपने डिटेल वीडियो नहीं बनाया था, क्या ये फेक वैकेंसी है? क्योंकि मैं जब भी वैकेंसी बनाता हूं तो उसको पहले मैं सत्यापित करता हूं, वेरीफाई करता हूं उसके वेबसाइट पे जा करके, और इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया तो बच्चों के मन में शंका होने लगा। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं कहीं कुछ इसेंशियल वर्क में इंगेज था, दैट्स वाई उसका मैं वीडियो या लेक्चर्स आपको नहीं दे पाया, डिटेल चीजें नहीं दे पाया। हालांकि वो वैकेंसी रियल है, फेक नहीं है, फॉर्म उसका अप्लाई किया जा रहा है। मैं बहुत ही जल्द इस लेक्चर के बाद उस पर प्रिपरेशन कैसे करना है, चूंकि अब वैकेंसी की डिटेल तो मिल गई है, आप अप्लाई भी कर रहे हो, उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, सिलेबस क्या है, उस पर मैं बनाऊंगा वीडियो, आपको दे दूंगा। दूसरी वैकेंसी, दूसरी बात पहले बीएसएफ की हो गई, दूसरी एसजीपीजीआई लखनऊ की, उसकी वैकेंसी आई हुई है। हालांकि आपने देखा होगा कि एक पेपर का टुकड़ा बहुत दिनों से सर्कुलेट हो रहा था, जनवरी से ही सर्कुलेट हो रहा था, और अब आया है मई में जाकर के। मैं उस पेपर के टुकड़े पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि फेक आ जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले लगभग ऑफिशियल वेबसाइट पे वो वैकेंसी रिलीज हो गया है। उसका डिटेल पीडीएफ नोटिफिकेशन एज वेल एज उसका सिलेबस क्या है, टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का, दोनों, ये तीनों पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। उसका भी वीडियो नहीं मैं बना पाया था, मैंने बोला कि था कहीं मैं इसेंशियल वर्क में, लेकिन उसका वीडियो मैं उसका भी बनाऊंगा। अभी उसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ, ऑफिशियल वैकेंसी आ गया है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जिस दिन से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा मैं उस दिन उसका डिटेल वीडियो, सिलेबस का भी पूरा डिटेल, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का भी, और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो सारा डिटेल भी आपको बना दूंगा। अभी उसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, डिटेल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। चंदन एमएलटी सिंपल से जाकर टेलीग्राम पे सर्च करोगे, हमारा ऑफिशियल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहां से आप डाउनलोड कर लेना है। ये दो बात हो गई। तीसरी बात है DSSP की वैकेंसी को लेकर, जो कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ माह पहले आया था, ठीक है। अब बच्चे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो चुके हैं, हर रोज मैसेज और कमेंट हमारे पास आते हैं कि सर DSSP की कब एग्जाम होगी। मैं एक बात आपको बहुत ही कायदे से बताना चाहूंगा सर, कि एग्जाम कब होगी इसको लेकर आपको उत्तेजित नहीं होना है। इतनी उत्तेजना एग्जाम कब होगी उसको लेकर नहीं होनी चाहिए, इतनी उत्तेजना एग्जाम जिस दिन होगी उस दिन अच्छा एग्जाम देंगे उसके लिए होना चाहिए। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, DSSP जो है वैकेंसी बहुत ही रेयर कैंसिल करता है, कैंसिल तो नहीं होगा। हाँ, एग्जाम्स जो है थोड़े लेट से लेते हैं, और एग्जाम जरूर लेगा और सिलेक्शन भी जरूर लेगा। तो ये आपके लिए गोल्डन चीज ही है, गोल्डन पीरियड ही है, कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको प्रिपरेशन के लिए समय मिल रहा है। इतनी जो उत्तेजना दिखा रहे हैं वही एग्जाम में जाकर के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उत्तेजना डेट के लिए नहीं आओ बच्चे। हाँ, एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगा कि एग्जाम कब होगा उसके लिए आप रेगुलरली जो है वो DSSP का वेबसाइट विजिट करते रहना, चेक करते रहना। कभी कभी क्या होता है, हम कई सारे कामों में एंगेज रहते हैं तो इस चीज पर नहीं ध्यान दे पाते और आपको नोटिफिकेशन नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी वैकेंसी अगर आता है और अगर आपको उसका वीडियो, पीडीएफ, लिंक कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हो। उसको अगर ऑफिशियल रहता है तो हम उसकी भी डिटेल आपको दे देते हैं। बात यही है कि रेगुलरली आप DSSP का चेक करते रहना, वेबसाइट आएगी तो एग्जाम आप दे लोगे। हालांकि एग्जाम श्योर होगा। दिल्ली की गवर्नमेंट का भी क्या सिचुएशन आप जान ही रहे हो, उसके साथ साथ अभी इलेक्शन का मूवमेंट चल रहा है, ये भी आप जान ही रहे हो। तो इतना उत्तेजित एग्जाम डेट को लेकर मत हो, प्रिपरेशन को लेकर हो। प्रिपरेशन 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार रिवीजन रखो, सिलेक्शन तभी ना होगा, है कि नहीं। यही 3 बात आपको पहले करना था। अब आते हैं आज की वैकेंसी। आज की वैकेंसी जो है ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट तो भले ही कम है, लेकिन मैं बड़ी वैकेंसी इसलिए कह रहा हूं सर जी, मेरा तो अब एज नहीं रहा, मैं ओवर एज्ड हो गया हूं इस वैकेंसी के लिए, लेकिन मेरा ड्रीम वैकेंसी है। मैं ऐसा कहूंगा, अगर मेरा एज रहता, पैसे मायने नहीं रखता कि कितना पेमेंट मिलता है, जो ये मुझे पेमेंट देते हैं लोग, इससे कई गुना ज्यादा मुझे रैंक प्लस पेमेंट दे रहा है, पैसे इससे ज्यादा यहाँ कमा रहा हूँ, बट इससे ज्यादा सुकून, यहाँ से ज्यादा सुकून इस वर्क को करने में आपको महसूस होगा। तो मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि रॉयल वैकेंसी मैं इसको मानता हूं। अगर मेरा एज रहता तो मैं भी इसमें अप्लाई कर देता, इसलिए आपको तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई करना ही करना सर। वैकेंसी कहां से आया हुआ है सर? वैकेंसी आया हुआ है DAE से। DAE का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसको DAE शॉर्ट में बोलते हैं। इसका एक ब्रांच है, DAE के ही बैनर तले एक ब्रांच चलता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पकम, इसको बोलते हैं IGCAR शॉर्ट में, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। कल्पकम पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, वहां पर एटॉमिक रिसर्च सेंटर है IGCAR, किसका डिपार्टमेंट है? DAE का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। यहां पे वैकेंसी आया हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट का, मतलब आप साइंटिस्ट का असिस्टेंट बन रहे हो इन योर डिपार्टमेंट। इससे बड़ा बात और क्या ही हो सकता है यार। मतलब आपने DMLT किया है या BSc MLT किया है या PG DMLT किया है, इस पोस्ट के लिए आप साइंटिफिक असिस्टेंट कर रहे हो, आपका PG वगैरह PhD वगैरह रहेगा तो फर्दर आप
भाई 10-20 साल के आपके सर्विस के योगदान के बाद आप एज ए साइंटिस्ट पोस्ट पर भी रिक्रूट हो सकते हो, तो एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। मतलब कि ये वैकेंसी बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जरूर अप्लाई करना यार, ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, एक टीचर का सजेशन है आप लोगों के लिए। सर से वैकेंसी कब से स्टार्ट हुआ, एक दो चीज याद रखना, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना, IGCAR 1/2024, इसको याद रखना, ठीक है। ओपनिंग डेट कब है इसका फॉर्म अप्लाई का, 1 जून 2024 से स्टार्ट हो चुका है, सो 30 जून 2024 तक चलेगा, ठीक है। आज 3 जून है, 3 जून है, मतलब 2 दिन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात कि फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन के थ्रू ही होगी। अब कैसे होगा, क्या होगा और डिटेल हम पढ़ेंगे, उसके पहले वेरीफाई करके बताता हूं कि इधर ये वैकेंसी जेन्युइन है या फेक है। तो ये जेन्युइन है, कैसे है चलिए हम लोग हमेशा इसको चेक करते हैं सर, आज भी चेक करेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है सर जी गूगल क्रोम पे, ठीक है, एक मिनट, आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे। क्रोम पे आकर के आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, IGCAR सर्च करना है, ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, ये आपको सर्च करना है। IGCAR सर्च करोगे, सबसे पहले होम वेबसाइट ओपन होगा, इसी होम वेबसाइट पर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे सर IGCAR का होम वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये है होम डैशबोर्ड, इस सेक्शन पे क्लिक करना है। यहां पर देखो एक सेक्शन दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज लिखा हुआ है, इस अपॉर्चुनिटीज पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे, रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन है, इस रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है, न्यू वैकेंसी एंड रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल आउट करोगे सर, स्क्रॉल आउट, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर IGCAR 1/2024, अभी बोला था ना मैंने, इसको याद रखना, वही यहां नंबर दिया गया है। इसकी डिटेल यहां पर दी गई सर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे सर, जो पीडीएफ में वहां दिखा रहा था वो पीडीएफ यहां पर ओपन हो जाएगा। पीडीएफ लोड होने में जो 1 या 2 सेकंड का समय ले, इट्स डिपेंड ऑन योर द इंटरनेट स्पीड, बट इसका इंटरनेट स्पीड देखो सर वही ओपन हो गया जो पीडीएफ अभी मैं आपको दिखा रहा था। ये डिटेल पीडीएफ आपको ओपन हो गया, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब बोलोगे फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, ये तो पीडीएफ डाउनलोड हुआ, वेरी सिंपल, वहीं पे आपको रहना है जहां से आपने पीडीएफ डाउनलोड किया था, ठीक है सर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर पे क्लिक करोगे सर, एक अनदर डैशबोर्ड ओपन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सारा प्रोसेस फॉलो करो। यहीं पे डेट यहाँ पे दिया हुआ है सर जी 1/6 से 3/6 तक, और सारा प्रोसेस जो है आपको यहीं पे फॉलो आउट हो जाएगा। क्लियर सर, यहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट हिंदी या इंग्लिश में सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हो, कोई पंगा नहीं। यानी ये तो पता चल गया कि ये वैकेंसी ओरिजिनल है, और अप्लाई कैसे करेंगे ये भी पता चल गया। अब सारे फर्दर का जो भी प्रोसेस है वो आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आगे की ओर जो है वो आपका सारा डिटेल के प्रोसीड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिटेल ऑफ द नोटिफिकेशन पे। सबसे फर्स्ट वन आपको डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन में बताना चाहूंगा सर कि इसमें लॉट ऑफ पोस्ट है। देखो डिटेल एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। वहां चले जाने के बाद खाली आपका काम खत्म नहीं होगा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग टाइप का है। भाई बड़ा पोस्ट है तो प्रोसेस भी अलग होगा। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं सर, पोस्ट जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर है, साइंटिफिक ऑफिसर ई मेडिकल न्यूक्लियर मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, डेंटल पे प्रोस्टोडोंटिक्स है, एनेस्थेसिया है, ऑप्थोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, रेडियोलॉजी है। ये जो पोस्ट है ये हमारे लिए नहीं है, ये एमबीबीएस एमडी के लिए, इनके भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया। याद रखना आपको, पोस्ट कोड में याद रखना है, क्या रखना है पोस्ट कोड। यहां देखो SOE 01 है, ये हमारे लिए नहीं है। आगे बढ़ता हूं, दूसरा पेज पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है नर्स 01, SAB 01, आपको आना है सर इस वाले पे SAB 01, ये है आपका पोस्ट कोड SAB 01। यहां लिखा हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप B पैथोलॉजी, यही है हमारी वैकेंसी, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, रेडियोलॉजी के लिए भी है, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए भी है सर, और टेक्नीशियन भी, ऑर्थोपेडिक्स के लिए भी है, उसके बाद ECG के लिए भी है, कार्डियोलॉजी के लिए भी है, फिजियोथेरेपी के लिए भी है, सारे डिपार्टमेंट की है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो है पीडीएफ का डिटेल डाउनलोड करके चेक कर लेना। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा मिल जाएगा, चंदन मल्टी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो, और अपने डिटेल चेक कर लेना। मैंने पहले ही बोला था कि ये वैकेंसी बहुत बड़ी है, दैट इज द साइंटिफिक असिस्टेंट, इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर योर लाइफ। पे लेवल 6 लगेगा, 35,400 से जो है वो आपको पे लेवल स्टार्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे भत्ता होते हैं सब इसमें जुड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग्स करते हो, कोई पंगा नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सर, ठीक है। पोस्ट कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। आपको जाना है प्रेस्टिजियस पोस्ट पे, थोड़ा ज्यादा मेहनत करके जानी होगी इसमें। ऑलराइट, एज लिमिट 30 ईयर है, 18 से लेकर 30 साल तक के कोई भी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल जो फॉर्म की लास्ट अप्लाई डेट है उस डेट से पहले तक पे, अगर आपको उस डेट तक भी अगर 30 ईयर हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का अलग अलग सेक्शन में दिया गया है, उसको आप पीडीएफ में चेक कर लेना कि आप एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी में भी आते हो क्या, अगर आते हो तो भी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सर कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। पोस्ट कोड SAB 01, पैथोलॉजिस्ट है, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। आपने अगर BSc MLT किया हुआ है, देखो BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग BMLT या BSc MLT कहते हैं, आपने BSc MLT किया हुआ है और BSc MLT में मिनिमम आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, इससे ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
60% से नीचे 59% या इससे नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। किसमें? बीएमएलटी में, ठीक है। या यदि आपने नॉर्मल मिनिमम 60% से बीएससी किया है, जैसे आपने नॉर्मल जो है वो बीएससी किया है, बीएससी एमएलटी नहीं किया है, ठीक है, उस बीएससी में भी आपको मिनिमम 60% होना चाहिए। और उस बीएससी के बाद, बीएससी चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से किया, आपने यदि पीजी डीएमएलटी किया है, क्या किया हुआ है सर? बाय द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि पीजी डीएमएलटी अगर किया हुआ है बीएससी के बाद, उसमें भी पीजी डीएमएलटी में भी आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब इस पोस्ट में केवल डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बड़ा पोस्ट है तो बैचलर या पीजी डीएमएलटी इन दोनों को अपॉर्चुनिटी इसमें दिया गया है, ठीक है सर। अब मार्क्स आपको 60% एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 30 ईयर और मैक्सिमम जो है आपको मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम जो है 30 ईयर होना चाहिए। ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब क्लोजिंग लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के, उस दिन तक आपको 30 ईयर हो जाना चाहिए। उससे नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 18 से 30 में पे लेवल 35,400 है सर, लेवल 6 है। पे मैट्रिक्स प्लस अलाउंस ड्यू एंड एडमिसिबल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो आपको एडमिसिबल होते हैं वो सारे आपको भत्ता मिलेंगे। बढ़िया वैकेंसी है प्यारे। मैं कहूंगा पेमेंट तो 34,500 है ना, तो लगभग समझ लो कि 45 प्लस ही पेमेंट बनेगा, ठीक है। 50 का राउंड ही रख लो पेमेंट बनेगा। पेमेंट भी ठीक है। दूसरा है कि नौकरी भी बहुत प्रतिष्ठा वाली है, तो आपको अप्लाई और मेहनत करना होगा इसको पाने के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा मोड ऑफ सिलेक्शन पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा सर? सबसे फर्स्ट वन, आपका पोस्ट कोड क्या था सर? मैंने याद रखने के लिए बोला था ना, SAB 01 था। तो एक कैटेगरी SAB 01 to 03, ये सारे कैटेगरी के लिए भी यही अप्लाई होता है जो जो कैटेगरी में आते हैं। मैं तो SAB की बात कर रहा हूँ, SAB 01 to SAB 1 था हमारा, तो उससे हम लोग बात कर रहे हैं। SAB 1 ही था ना कि 2 था? SAB 1 ही था, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सिलेक्शन विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू, मतलब सिलेक्शन जो है केवल पर्सनल इंटरव्यू वहां होगा, उसी इंटरव्यू के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। बट अभी रुको, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए सबको बुला रहे हैं। इंटरव्यू के लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सर जी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मेथड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेक्ट हो गए हैं तो हमारा सिलेक्शन हो गया। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद यदि हम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे तब जो है हमारा सिलेक्शन फाइनल माना जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा सर? 75 मार्क्स का 75 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाएंगे सर, उनमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 75 into 3 अगर हम लोग करें तो 5 या 15 के एक हाथ में 1 और 7 या 21 और 1 22, 225 मार्क्स का जो है वो टोटल आपको एग्जाम होगा सर। निगेटिव मार्किंग क्या होगा? 3 marks awarded for 1 correct answer and 1 marks deducted for the 1 incorrect question। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी एक जो है -1 जो है नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर हुआ सर? 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 225 नंबर का एग्जाम है, एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा। क्लियर? टाइम कितना दिया जाएगा सर आपको? ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज द 90 मिनट, यानी 75 क्वेश्चन जो है आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना। क्लियर हुआ? ये है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपको ये डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, आगे फर्दर मेंशन है। इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हो, लेकिन ये जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपको सीबीटी के माध्यम से नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। ये आपको बुलाया जाएगा वहां एग्जाम देने के लिए, एग्जाम दोगे, एग्जाम में सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट आउट होने के बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये कॉपी पेपर पेस्ट है, मतलब कि पेन से देना होगा एग्जाम। सीबीटी जो है अनदर जो पोस्ट हैं उनके लिए, जिनमें स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है उनको सीबीटी देना है। तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है इसलिए आपका सीबीटी नहीं है, ठीक है। अब आपको जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको काम कैसे करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसकी भी बड़ी डिटेल है सर, थोड़ा सा उसमें मैं बात आपको करूंगा। सबसे पहले मैं फी बता देता हूं सर। फी जो है वो सारे कैटेगरी के लिए यहां पर दिया गया है। SAB 01 यहां देखो दिया गया है। SAB 01 का जो है 200 रुपया आपको फॉर्म फी लगेगा, ठीक है सर। देन आता है आपको सीबीटी के लिए एग्जामिनेशन सेंटर है, सेंट्रल फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये सारे के सेंटर दिए गए हैं, आप अपने स्टेट के सेंटर देख लेना कि आपका कहां पे जाता है। लेकिन मुझे जितना अनुभव है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये सारे सेंटर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मे भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट जो है और इंटरव्यू दोनों सेम डे ही हो, और उसके लिए आपको हो सकता है कि होम सेंटर तमिलनाडु ही आपको बुलाया जाए। ये मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये केवल सीबीटी के लिए यहां पर लगाया गया है। The examination may be held in the following center depending on the number of the candidate in each center.
और ए आपको सीबीटी होने के बाद 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर आपको वहां पे इंटरव्यू लिया जाएगा। अब आपको जिनका स्क्रीनिंग जो आपको देना है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपको इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होना है, उनको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस पे जरा गौर करना है। उनके लिए सिंपल फॉर्म नहीं अप्लाई करना है। देखो क्या होना है, सबसे पहले फॉर्म कैसे अप्लाई होगा सर, जो अभी वेबसाइट मैंने बोला था, दिखाया था शुरू में, उस वेबसाइट पे जाएंगे, ये वाला वेबसाइट है, 1/6 से लेकर के 30/6 के बीच में आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के रूल्स क्या हैं कि एक पोस्ट के लिए केवल एक ही फॉर्म सबमिट होगा। अगर कोई स्टूडेंट दूसरे पोस्ट पर भी एप्लीकेबल है तो उसको उसके लिए दूसरा फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, यानी एक से अधिक फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन अलग अलग फीस सबके लिए लगेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात क्या आपको याद रखना है कि आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट सबसे इस फॉर्म का, इस पूरे वीडियो का सबसे डिटेल ये 2 लाइन बताने जा रहा हूं और यही से आपका सिलेक्शन होगा। कैसे सर, कि जब आपने फॉर्म सबमिट कर लिया है सर, तो आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट और सेव द कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म जब आप सबमिट कर देते हो, उस फॉर्म का जो प्रिंट है उसको आप ले लो या अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सर, ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस और वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही होगा। जो आपने वो प्रिंट करके रख लिया हो, रख लो। अब आपका पोस्ट क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर ई, साइंटिफिक ऑफिसर डी, साइंटिफिक ऑफिसर सी, टेक्निकल ऑफिसर बी, साइंटिफिक असिस्टेंट सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी। आपका कौन सा था सर, साइंटिफिक असिस्टेंट बी। पोस्ट कोड आपका यही है ना देखो पोस्ट कोड आपका यही है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट बी। तो अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस समझना है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, इज बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू ओनली, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पर ही सिलेक्शन होगा। उसमें करना क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो कैंडिडेट का इस पोस्ट में अप्लाई किया है, उन लोगों को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट लेना है, और उस प्रिंट आउट के साथ जो है फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेसेसरी एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बिलो एड्रेस्ड बाय स्पीड रजिस्टर्ड पोर्ट्स। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास सर जी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके इंटर के, आपके मैट्रिक के, 10th के, आपके बीएससी एमएलटी के, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, आपके अपने आधार कार्ड के, इन सब को जेरोक्स करवाना है। जेरोक्स करवाने के सेल्फ अटेस्टेड मतलब उस पर अपने खुद की सिग्नेचर करना है, वेरीफाई करना है कि ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट किया इसका प्रिंट, ये सबको एक में स्टेपलर करना है, एक फोटो उस पर लगाना है, डिटेल और नीचे लिखा है वो आप पढ़ लेना अपने खुद से। इस सबको स्टेपल करना है। स्टेपल करने के बाद इनवेलप में डाल करके स्पीड पोस्ट करना है सर इस एड्रेस पे। स्पीड पोस्ट किस लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, है ना। इस पोस्ट पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, नॉर्मल पोस्ट नहीं करनी है, याद रखना। स्पीड पोस्ट करोगे और वो स्पीड पोस्ट जो है वो 8/7/2024 से पहले वहां पहुंचेगा, तभी वो सबमिटेड माना जाएगा। तो इमीडिएटली आप स्पीड पोस्ट कर दो ताकि इस डेट पे, और वो स्पीड पोस्ट 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है, वहां आपको सबमिट हो जाएगा। अब जब वहां सबमिट हो जाएगा, आपका सारा कुछ चेक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह, नाम, सब कुछ, एवरीथिंग, तब फिर जो है आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। गॉट इट सर, ये है प्रोसेस और ये अच्छा प्रोसेस है, इसमें कोई गलत प्रोसेस नहीं है। अब आती है बात 2 चीज, एक कि सर स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा क्या जाएगा जो 75 मार्क्स का है ना, ये देखो सर 75 मार्क्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें पूछा क्या जाएगा सर। देखो स्क्रीनिंग टेस्ट में सब आपके बीएससी एमएलटी के, जो बीएमएलटी में आपने पढ़ा है, सारे क्वेश्चंस वहीं से अराइज होंगे, आइदर प्रैक्टिकल से हो या थ्योरी से हो। मोस्ट ऑफ थ्योरी से जनरेट होते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से पुट अप करने हैं, ठीक है, वहीं से आपको प्रिपरेशन करना है। इसके प्रिपरेशन हम अपने रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे करवाते ही हैं। लाइफ फाउंडेशन 2.0 बैच ज्वाइन करके आप कर सकते हो। आपके पास अगर सारे कंटेंट पढ़े तो आप खुद से भी कर सकते हो। दूसरी बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा सर, देखो इंटरव्यू में देखो 2 चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए, मेरा ऑन द बिहाफ ऑफ माई नॉलेज। सबसे पहला तो आप यहां से मार्क्स ले आए हो, सिलेक्शन मार्क्स हो गया, तभी आपको वहां बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनको ये तो पता चल गया है कि आपको नॉलेज है। जिसको भाई नॉलेज है वही सही आंसर टिक कर पाएगा, नहीं जिसने पढ़ा ही नहीं उसने क्या आंसर टिक कर पाएगा। तो इंटरव्यू में 2 चीजें देखते हैं प्यारे, एक कि आपका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है। पर्सनल अपीयरेंस मतलब आप बाल सही से रखते हो कि नहीं, आप दाढ़ी सही से बना के रखते हो कि नहीं, पता तो नहीं है ना मेरी तरह दाढ़ी बढ़ा के आप गए हो, आपका चलने का हाव भाव ठीक है कि नहीं, वो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन एटिक्यूट कैसा है, आपका बॉडी एटिक्यूट कैसा है, आप कपड़े कैसा पहनते हो, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। पहली चीज ये देखा जाता है पर्सनल इंटरव्यू में, ये आपको देखा जाएगा, वो आप अपना मेंटेन करके जाना, ठीक है। दूसरा देखा जाता है सिलेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना चलता है। अब कोई भी इंटरव्यू यूपीएससी का तो है नहीं कि 1.5 घंटा बैठ के इंटरव्यू होगा,
आपका इंटरव्यू मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट होगा, यही होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। तो 10 मिनट में आपसे वो बात करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको जानना चाह रहे हैं। पहला जो रीजन मैंने बताया, पर्सनल एटिक्वेट वाला, कि आपका क्या हाव भाव है। तो 10 मिनट कोई बैठ के बात करेगा आपसे तभी पता चलेगा ना। दूसरा, प्रेजेंट ऑफ माइंड, कि अगर आपसे कोई भी चीजें पूछी जाती है तो आप उसको कितना जल्दी आपका माइंड रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब जैसे आपको कोई सब्जेक्टिव नॉलेज ही पूछा गया, तो आप उस सब्जेक्टिव नॉलेज को कितना रिफ्लेक्ट कर पाए, कितनी जल्दी, या कितना सोच समझ के कर पाए। इंटरव्यू में ये 2 चीजें ही देखी जाती है। आपने कितना 3 साल में 5 साल में पढ़ा ना, वो बैठ के अगर वो पूछने लगेंगे ना तो 4 दिन का इंटरव्यू हो जाएगा। उतना ना किसके पास समय होता है, ना आपसे कोई पूछेगा। उसके लिए तो इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट ले ही लिया। ये 2 चीज आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। होप सो सर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरीके से इसको अप्लाई करो, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा, जरूर अप्लाई करो भाई। अप्लाई करना बहुत ही डिग्निटी वाली सर्विस है। आई मस्ट रिकमेंड यू, ऑल यू, नॉट ओनली वन, 1-2 को नहीं, मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूं। ठीक है सर, नए लेक्चर्स में, नए वीडियो में मिलते हैं फिर से नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।